तो देखो बेटा, न्यूमेरिकल्स ऑन किरचॉफ्स लॉ करने जा रहे हैं हम। किरचॉफ्स के बेसिकली दो ही लॉ होते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो जंक्शन लॉ कहलाता है, ये बोलता है कि समेशन ऑफ ऑल दी करेंट्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी करेंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। और अगला सेकंड लॉ जो है उसको हम लूप लॉ भी बोलते हैं। ये कहता है सम ऑफ ऑल दी पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस एनी क्लोज्ड मैश इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। इन दोनों ही लॉ पे बेस्ड हम अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट उससे पहले हम कुछ कन्वेंशंस को मानने वाले हैं। पहले मैं उन कन्वेंशंस को आपको समझा देता हूँ। तो देखो बेटा, दोनों कन्वेंशन जो है, एक तो सेल के ईएमएफ से रिलेटेड है और दूसरा किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप लिखते हैं उससे रिलेटेड है। ठीक है ना। दोनों केस में हम किस जगह के क्या साइन पुट करेंगे उसके ऊपर है ये नियम। देखो, सबसे पहली बात, हम हमेशा जब भी क्लोज मैश को ट्रीट करते हैं तो उसमें हम अपना एक सेंस मानते हैं। ठीक है ना। या तो हम क्लॉकवाइज सेंस में सारे पोटेंशियल ड्रॉप ऐड करना स्टार्ट करते हैं या हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में उनको ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमारे माने हुए सेंस के डायरेक्शन में है ना, अगर बैटरी का प्लस प्लेट पहले पड़ता है हमारे डायरेक्शन में, तो हम इस पोटेंशियल ड्रॉप को, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है डेल्टा वी, जो कि इस बैटरी के ईएमएफ के बराबर है, इसको हम नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, माइनस ई। और अगर हमारे माने हुए डायरेक्शन में, माने हुए सेंस के अकॉर्डिंग पहले नेगेटिव प्लेट फेस होता है बैटरी का, तो हम इस चेंज इन पोटेंशियल को प्लस ई से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। इस ईएमएफ को हम प्लस साइन के साथ लिखेंगे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, हम ये मानते क्या है, ये एक्चुअली है कि प्लस से माइनस जाते टाइम, देखो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है ना, तो आप जब बैटरी के प्लेट के अक्रॉस मूव करते हो हाई टू लो, तो इस डायरेक्शन में बेटा पोटेंशियल का ड्रॉप आता है। तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल है, इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव ऑफ ईएमएफ, है ना। ये ड्रॉप है, माइनस साइन ये दर्शा रहा है कि इस डायरेक्शन में पोटेंशियल का ड्रॉप आया है। ऐसे सिमिलरली आप देखो, अब आप माइनस से प्लस की डायरेक्शन में जा रहे हो तो यहाँ पे पोटेंशियल का इंक्रीमेंट आता है, तो डेल्टा वी जो है वो प्लस का ही है। ठीक है, ये गेन को दर्शा रहा है। सिमिलरली बेटा, इधर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, इस चेंज इन पोटेंशियल को मैं क्या लिखूंगा, माइनस का आई आर, यानी कि आई इंटू आर, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप रिप्रेजेंट करता है वी इक्वल्स टू आई आर, और ये पोटेंशियल ड्रॉप को मैंने क्या लिखा, माइनस का आई आर। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा करंट की डायरेक्शन में यदि आप मूव करते हो, करंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब करंट के डायरेक्शन में मूव करने पे भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ठीक है ना। सिमिलरली हमारे माने हुए सेंस से यदि करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इस चेंज इन पोटेंशियल को हम डेल्टा वी को प्लस का आई आर, प्लस साइन के साथ लिखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे माने हुए डायरेक्शन में, देखो इस सेंस में हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा इधर। इतनी बात समझ में आती होगी। तो एज सिंपल एज दैट, अगर माने हुए सेंस के डायरेक्शन में बैटरी का प्लस फेस पहले आता है तो माइनस लेंगे, माइनस प्लेट पहले आता है तो प्लस लेंगे। ठीक है। और अगर करंट के डायरेक्शन में चल रहे तो माइनस लेंगे, करंट के डायरेक्शन से अपोजिट में चल रहे तो प्लस लेंगे। एज सिंपल एज दैट। तो अब इन दोनों कन्वेंशन को मानते हुए हम आगे न्यूमेरिकल करना सीखेंगे। अब देखो, हमारे सामने ये क्वेश्चन है, एक आपको मैश दिया हुआ है जिसमें कुछ रेजिस्टेंस है। फिलहाल यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है। ठीक है। और यहाँ पे 2 सेल भी लगे हुए हैं। ठीक है। उन्होंने क्या बोला है कि यदि इफ अ मिली एमीटर ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन पी एंड आर, ठीक है, एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द मिली एमीटर। यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने इस पी एंड आर के बीच में एक मिली एमीटर कनेक्ट कर रखा है। ठीक है। एक मिली एमीटर कनेक्ट कर रखा है जिसके अपने खुद का एक रेजिस्टेंस है 20 ओम का। तो यहाँ पे मैं उसको एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देता हूँ। है तो ये एक आमीटर दरअसल, जो कि करंट की वैल्यू को रीड करेगा, इसके थ्रू जितना भी करंट पास हो रहा होगा, लेकिन उसके खुद का एक रेजिस्टेंस है, तो सिंपली मैंने रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। तो दिस रेजिस्टेंस इज एक्चुअली अ 20 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, देखो यहाँ पे ये मिली एमीटर है ना, ये वही करंट रीड करेगा जो इस ब्रांच से पास होगा। तो हमें सिंपली इस ब्रांच से जितना करंट पास हो रहा है उसको कैलकुलेट करना है, वही एमीटर की रीडिंग बन जाएगी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना। तो रीडिंग ऑफ एमीटर पता करना है हमें। तो सबसे पहले, क्योंकि बेटा इसमें करंट नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मैं मान लेता हूँ आप किसी भी एक सेल से निकाल सकते हो, किसी भी एक सेल के अकॉर्डिंग आप चल सकते हो। मैंने मान लिया, चलो मैं यहाँ से करंट निकाल रहा हूँ। ठीक है। देखो यहाँ से मैंने निकाला बेटा आई करंट, बाकी सेल को भूल जाओ, किसी भी एक सेल के अकॉर्डिंग आप चल सकते हो। तो आई करंट निकाला। अब देखो, लेट सपोज इस आई करंट से यहाँ से जाते वक्त ये एक जंक्शन फेस हुआ बेटा। अब जंक्शन में हमेशा करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पे करंट को डिस्ट्रीब्यूट करो। यही आई करंट कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। लेट सपोज मैंने मान लिया यहाँ पे करंट चला गया I1। ठीक है, यहाँ पे I1 करंट चला गया, तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा,
आप बेटर है आप इसको I2 मानने की जगह आप इसको लिख सकते हो टोटल माइनस दिस I1 करंट, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, या फिर आप I2 भी मान सकते हो सिंपली। तो फिलहाल यहाँ पे बेटा कितना करंट गया, यहाँ पे आप देखो इधर गया आपका I माइनस I1, ठीक है। दिस टोटल में से I1 करंट माइनस किया तो यहाँ पे गुजर गया I माइनस I1 करंट, ठीक है। आप इसको I2 भी मान सकते हो, ठीक है ना। एनीवेज ये करंट यहाँ से गुजरा, यहाँ से भी सेम, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। देखो कोई पैरेलल ब्रांच नहीं आया तो करंट सेम रहेगा। दिस विल बी I माइनस I1 एंड अगेन ये यहाँ पे जाके इस जंक्शन में दोबारा मीट करेगा। यहाँ से देखो I1 ट्रेवल करके आ रहा है और यहाँ से I माइनस I1 दोनों ऐड होंगे, ये माइनस का I1 ये प्लस का I1 कट जाएगा और अगेन I करंट यहाँ से एंटर करेगा इस वाले ब्रांच में, ठीक है। ये I करंट होगा और अगेन ये इस सेल में I करंट ही एंटर करेगा। आप देख सकते हो I करंट निकला था और I करंट ही इसमें एंटर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमने करंट को तो डिस्ट्रीब्यूट करा दिया, ठीक है। अब हमें मानना होता है एक सेंस, हम जब भी इसमें लूप में हम किरचॉफ सेकंड लॉ लगाते हैं तो हमें एक सेंस मानना होता है। तो फिलहाल मैं मान लेता हूँ कि इधर मैं क्लॉकवाइज सेंस में पोटेंशियल को ऐड करना स्टार्ट करूँगा इस वाले लूप में भी, और सिमिलरली मैं जब नीचे वाला लूप कंसिडर करूँगा उसमें भी मैं पोटेंशियल ड्रॉप्स को क्लॉकवाइज सेंस में ऐड करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। देखो आगे देखते हैं, जब आगे करूँगा तब आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। मैं इधर कर देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इस वाले मैश में लगा देता हूँ PSRP। अब देख पा रहे हो इसको PSRP, इस वाले मैश को कंसिडर कर लेते हैं। तो मैश PSRP, ठीक है। PSRP को मैं कंसिडर करता हूँ, ये हो गया आपका PSRP। इस वाले मैश में किरचॉफ सेकंड लॉ लगाते हैं और एक काम करते हैं, इनिशियल पॉइंट मैंने P माना हुआ था तो P से ही स्टार्ट करता हूँ पोटेंशियल ड्रॉप को ऐड करना। तो P पॉइंट से आगे बढ़ो तो देखो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें एक बैटरी फेस हुई, सेल फेस हुआ, और सेल का ये कौन सा प्लेट है बेटा, पॉजिटिव वाला प्लेट। तो सेल का यदि पॉजिटिव प्लेट फेस हो तो हमें क्या करना है, ये देखो मैंने यहाँ पे समझाया, अगर आपके माने हुए सेंस के डायरेक्शन में पहले पॉजिटिव प्लेट आता है सेल का, तो सेल के EMF को हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पोटेंशियल ड्रॉप को रिप्रेजेंट करता है। प्लस टू माइनस जा रहे हो, पोटेंशियल का ड्रॉप आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका EMF है 5 वोल्ट का, तो सबसे पहले माइनस का 5, ठीक है, ये तो इसके पोटेंशियल को लिख दिया। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ते बढ़ते देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आया तो इसके अक्रॉस होगा पोटेंशियल ड्रॉप, और पोटेंशियल ड्रॉप होता है IR। तो सबसे पहले ये आपका 200 ओम का है बेटा, तो 200 इंटू दिस करेंट I माइनस I1, ठीक है, 200 इंटू दिस करेंट, ये आ गया आपका पोटेंशियल ड्रॉप। लेकिन इसका साइन क्या लगाऊंगा, प्लस की माइनस। तो आप देखो आप करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो, आपका माने हुए सेंस से करंट का डायरेक्शन दोनों सेम है, और करंट के डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल का ड्रॉप आता है, तो इसको हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे। मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है कि यदि आप करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे हो तो इस पोटेंशियल ड्रॉप को आप नेगेटिव साइन के साथ लिखते हो, ठीक है। दिस चेंज इन पोटेंशियल इज रिटन एज नेगेटिव। तो ये देखो माइनस का 200 I माइनस I1 हुआ। उसके बाद और आगे बढ़ो लूप में, अभी तक रेजिस्टेंस नहीं आया, ये देखो अब रेजिस्टेंस आया। तो यहाँ पे जब आप इसके पोटेंशियल ड्रॉप को लिखोगे, इससे कौन सा करंट पास हो रहा है, ये देखो I1 करंट इससे फ्लो कर रहा है। तो 20 इंटू I1, 20 I1 इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। किस साइन के साथ लिखोगे बेटा, आप देखो आप माने हुए साइन से ऐसे आ रहे हो ना, इधर इस डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन करंट आपके अपोजिट में आ रहा है। जब करंट बेटा आपके माने हुए साइन से अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो ऐसे में आप प्लस IR लिखते हो उस पोटेंशियल ड्रॉप को। तो इसको मैं लिखूंगा प्लस साइन के साथ, ठीक है, 20 इंटू I1। और देखो 20 इंटू I1 करते ही हम उसी पॉइंट पे वापस आ गए जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था। तो फिलहाल सारे पोटेंशियल ड्रॉप मैंने ऐड कर दिया। दिस इज इक्वल्स टू 0, सम ऑफ ऑल दी पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये एक्चुअली एल्जेब्रिक सम होता है, साइन के साथ लिखते हैं। चलो ये हमने मैश PSRP में किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ लगा दिया। अब आप चाहो तो एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो -5 और ये माइनस का 200 I और ये प्लस का 200 I1 प्लस 20 I1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास क्या हो गया, 200 और 20 220 I1, और ये आपका माइनस का 200 I माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसमें से 5 कॉमन लो बेटा, ये आ गया आपका 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 44 I1 माइनस 5 4 जा 20, 0 I 40 I माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने इसको लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकेंड वाला मैच देखेंगे। दूसरा मैच देखो बेटा, एक ये वाला मैच कंसिडर करो PRQP। अब हम ये वाले मैच देख रहे हैं, ठीक है। तो मैश
PRQP, ठीक है, PRQP मैं इसको कंसिडर किया है। तो यहाँ पे हम किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे। देखो बेटा, P पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले ये रेजिस्टेंस पड़ा हमारे रास्ते 20 इंटू I1, इसका पोटेंशियल ड्रॉप 20 इंटू I1, और क्योंकि करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस साइन। दोबारा देखो ये, उसके बाद यहाँ पे 60 इंटू आई, ये यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप है और करंट की डायरेक्शन में है तो माइनस। उसके बाद यहाँ पे देखो बेटा, अब क्या हुआ, बैटरी फेस हुई। बैटरी का देखो नेगेटिव टर्मिनल है आपके माने हुए सेंस के डायरेक्शन में, इसका नेगेटिव प्लेट आपको पहले फेस हो रहा है, तो आप इसके ईएमएफ को लिखोगे प्लस साइन के साथ, तो +4। और उसके बाद देखो हम उसी पॉइंट पे वापस आ गए, सारे पोटेंशियल ड्रॉप ऐड हो गया, इक्वल्स टू 0। ये बनेगा कि नहीं बेटा, ठीक है। तो आप देख रहे हो ऊपर आपके पास क्या बना है, एक I1 और I में एक इक्वेशन बनी है, यहाँ पे भी I1 और I में अगली इक्वेशन बनी है। तो अब इसको क्या किया जा सकता है बेटा, जिससे कि आपका एक वेरिएबल की वैल्यू निकल सके। देखो सबसे पहली बात, मैं सबको निकालने की तो नहीं सोच रहा हूँ कि I1 भी निकाल लूँ, I भी निकाल लूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने आर्म मीटर की रीडिंग पूछ रखी है, मतलब सिंपली उसने I1 की वैल्यू पूछ रखी है ना। तो सिंपली मेरा मोटिव है I1 निकालना। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों में ये जो I है ना, इसको मैं एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, एलिमिनेशन मेथड से मैं इसको हटा देता हूँ I को। तो सबसे पहले अगर आप देखो 40 है, ये 60 है, डायरेक्ट कोई नंबर मल्टीप्लाई करके एक दूसरे के टर्म में तो नहीं बदल सकते। हाँ, लेकिन एक काम कर सकते हैं, हम इस वाले इक्वेशन को, पहले इक्वेशन को हम कर देते बेटा किससे, इंटू 3, और इस वाले इक्वेशन को हम कर देते इंटू 2 से, ठीक है। देखो 6 2 12 होता है कि नहीं, और यहाँ पे 4 3 भी 12 होता है, तो 120 यहाँ बनेगा, 120 यहाँ बनेगा, सेम कोफिशिएंट बन गए। फिर एक को अगले में से माइनस कर देंगे तो आई एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकेंड, ये जो आपका है ये इक्वेशन सेकेंड है बेटा, ठीक है, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो इक्वेशन सेकेंड को हम बाय 2 से कर रहे हैं, है ना, इक्वेशन सेकेंड बाय 2, एंड देन subtracting 2 फ्रॉम फर्स्ट। ये बच्चों की तरह मैंने लिख तो दिया है, बाकी ये अंडरस्टूड है, ये आप डायरेक्ट कर सकते हो। आपको डायरेक्ट, आप जिस भी मेथड से आपको पसंद है उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। बाकी मैंने आपको यहाँ पे प्रोसेस लिख दिया, मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इक्वेशन फर्स्ट को पहले 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इक्वेशन सेकेंड को 2 से, एंड देन मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ सेकेंड को फर्स्ट से। यही चीज़ आप फर्स्ट को भी सेकेंड से कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले देखो इनको मल्टीप्लाई करके एज इट इज लिख देता हूँ, किसको, सेकंड को, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट ना। तो फर्स्ट को पहले मैं ऊपर लिखूंगा, ये देखो 3 4 12 और 3 4 12 13, 132 I1 है ना, माइनस 3 4 12 120 I बना, और माइनस 3 1 3 बना, इक्वल्स टू 0। इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, अब इसको भी मल्टीप्लाई करो, 2 20 40 I1 माइनस का, और 2 6 12 120 I प्लस 4 2 8 बना। अब इसी इक्वेशन में इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना था, तो सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ। देखो ये बन जाएगा आपका प्लस प्लस और ये माइनस, है ना, साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो इसको प्लस करो तो ये कितना बना, 172 I1, ठीक है ना। ये तो कट गया बेटा, प्लस माइनस कट गया, और ये कितना हुआ, माइनस का 8 और माइनस 3, दिस इज योर माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो I1 की वैल्यू बेटा सिंपली आ गया, माइनस 11 को उधर ले जाओ, माइनस 11 ओवर 172। सॉरी, मैंने माइनस 11 बोला था, ये एक्चुअली उधर ले जाने के बाद प्लस 11 ओवर 172। तो ये हमारे I1 की वैल्यू आ गई, एंड दिस इज दी व्हाट, रीडिंग ऑफ आर्म मीटर। तो रीडिंग ऑफ आर्म मीटर इज दिस, है ना, इज 11 ओवर 172 एम्पियर्स ऑफ करंट। दिस विल बी द रीडिंग ऑफ आर्म मीटर। आई होप आपको समझ में आता होगा, है ना, बहुत सिंपल है। बस आप अपने मनपसंद जिस भी मैश में लगाना है मैश को चूज़ करो, कोशिश करो वेरिएबल कम से कम मानो, ठीक है। करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगा के, अगर यहाँ पे I1 गया है तो यहाँ पे टोटल माइनस I1 इधर जाएगा, सर्कुलेट करवाओ, और हर रेजिस्टेंस के पास में उसके करंट की वैल्यू को लिखो, जिससे IR जो हम पोटेंशियल का ड्रॉप लिखते हैं वो लिखना आसान हो हमारे लिए, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव साइन के साथ। अगर बैटरी फेस होती है रास्ते में और बैटरी का अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले आता है तो उसके EMF को पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, और पॉजिटिव प्लेट पहले आता है तो उसके EMF को नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। दैट्स इट, सारे पोटेंशियल ड्रॉप्स को इक्वल टू 0 लिख देंगे।
ठीक है। इन केस अगर ये अजीब सा इक्वेशन बनता है तो पहले इसको रिड्यूस कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद अब इसके बाद देखो फर्दर ये जो इस फॉर्म में आ गया था, इस फॉर्म के बाद मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता था, तो उस पॉइंट पे जाके मैंने इसको फर्स्ट माना। तो आप इसको पूरे सॉल्व करके जो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो उसको इक्वेशन फर्स्ट माना करो। ऐसे अगले इक्वेशन को लगाया, ये तो डायरेक्टली सिंप्लीफाइड था, इसको सेकेंड मान लिया और फिर दोनों के केस में मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। I1 की वैल्यू आ गई और यही बेटा आममीटर की रीडिंग होगी। ठीक है, आई होप ये सवाल समझ में आता होगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, अब देखो बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ I1, I2 एंड I3। इसमें देखो बेटा सवाल में उसने पहले से I1, I2 एंड I3 उसने हमें मान के दिया है और उसकी डायरेक्शन भी उसने कन्फाइन करके दिया है ना। मतलब आप अपनी तरफ से तो करंट नहीं मान सकते, यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हमें करंट डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे उसने खुद करंट मान के दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें इसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लगा लेंगे, लेकिन फिलहाल हम अपना एक सेंस मान लेते हैं। एज यूजुअल मैं जैसे जनरली क्लॉकवाइज मानता हूँ, तो दोनों मैश में मैं क्लॉकवाइज सेंस में पोटेंशियल्स को ऐड करूंगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक चीज़ देखो बेटा, गौर करो, I1, I2 एंड I3 मिलके कितने वेरिएबल्स बनते हैं? 3 वेरिएबल। तो 3 वेरिएबल बेटा अगर उसकी वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास 3 इक्वेशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ 2 मैश से मैं 2 इक्वेशन तो निकाल लूँगा, ऐसे बेटा मैं तीसरा ये कंप्लीट मैश जो है उस पर भी एक पोटेंशियल ड्रॉप का इक्वेशन लगा सकता हूँ, तो वहाँ से भी तीसरी इक्वेशन आ सकती है हमारे पास। ठीक है, लेकिन मैं उसके बजाय आपको एडवाइस करूँगा कि एक इक्वेशन तो हमेशा बन सकती है, वो है आपका क्या, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। देखो यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन लिखूँ तो सबसे पहली बात आप देखो यहाँ पे, क्योंकि उसने करंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, उसने सिंपली I1, I2, I3 हर ब्रांच में अलग अलग करंट माना है। जैसे हमने पिछले वाले सवाल में क्या किया था, खुद की मर्जी से I करंट निकाला, I1 इधर निकाला और इधर I2 नहीं माना था, वो मैंने फर्स्ट लॉ को अप्लाई करके टोटल में से I1 माइनस करा और I माइनस I1 यहाँ भेज दिया। ठीक है ना, तो ये मैंने फर्स्ट लॉ ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था यहाँ से। ठीक है, लेकिन इसने फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं करा, इसने सिंपली अलग अलग ब्रांच के अलग अलग करंट मान के रखा हुआ है। तो इन करेंट्स में बेटा फर्स्ट लॉ तो लगेगा ना। जैसे देखो किसी भी जंक्शन में मान लो यहाँ पे बी पॉइंट पकड़ के चलो, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस तरफ से तो I1 एंटर कर रहा है, इस तरफ से देखो बेटा I2 एंटर कर रहा है, तो I1 और I2 हो गए इनकमिंग करंट और इधर से जा रहा है I3, तो I3 हो गया आउटगोइंग करंट। तो द टोटल इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो यहाँ से ये फर्स्ट लॉ लग जाएगा कि नहीं, जंक्शन पे किसी भी जंक्शन पे लगा लो आप। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ लगाना बहुत आसान पड़ता है, पहले वो लगा लो। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, आपका I1 प्लस I2 विल बी इक्वल्स टू I3। ठीक है, ये जो I1 और I2 करंट एंटर कर रहा है जंक्शन में और ये एग्जिट कर रहा है, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा अब फ्रॉम सेकेंड लॉ हम सेकेंड लॉ अप्लाई करें, लेकिन कहाँ पे बेटा, एक इस मैश में और एक बार इस मैश में। तो इसका नाम लिख देता हूँ ABEF A। ठीक है, ABEF A ये वाला मैच देखो आप, तो ABEF A इस वाले मैच में लगा रहे, A से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले A पॉइंट पे तो कुछ है नहीं, यहाँ से कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, तो रेजिस्टेंस जिस डायरेक्शन में हमारा सेंस है उसी डायरेक्शन में करंट है, तो 2 इंटू I3 ये लिखेंगे माइनस में, 2 इंटू I3 पहला पोटेंशियल ड्रॉप करंट की डायरेक्शन में इसलिए माइनस में। फिर आगे देखो यहाँ से कोई रेजिस्टेंस नहीं, डायरेक्ट हमें एक EMF मिला, तो इसका नेगेटिव प्लेट पहले फेस हुआ है तो इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, तो प्लस का 12। उसके बाद और आगे बढ़ो बेटा, अगेन एक रेजिस्टेंस, तो दिस 5 इंटू I1 ये लिखेंगे, लेकिन किस साइन के साथ, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में हम, तो नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, उसके बाद देखो दोबारा उसी पॉइंट पे आ गए जहाँ से स्टार्ट किया था, तो सारे पोटेंशियल ड्रॉप ऐड हो गए, इसकी वैल्यू बनेगी 0। ठीक है, तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब बेटा ये अगले वाले मैश पे लगाओ, अगला वाला मैश, इसको मैं कहीं से भी नेम कर सकते हो, उसकी कोई बात नहीं है। यहाँ से मान लो मैं इसको नेम करना चालू करता हूँ, इस मैश को मैं बोलता हूँ EBCDE। ठीक है ना, इस पे लगा रहा हूँ, अगेन वही E पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और इस सेंस में चलेंगे, है ना, पोटेंशियल ड्रॉप को ऐड करना, क्लॉकवाइज सेंस में चलेंगे। तो देखो यहाँ से आगे बढ़े तो एक पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के क्रॉस आएगा, जिसको मैं लिखूंगा 2 इंटू I3, और क्योंकि बेटा देखो करंट के डायरेक्शन से अपोजिट में जा रहा हूँ मैं, तो इसको मैं प्लस साइन के साथ लिखूंगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ो, अब देखो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस आया, यहाँ पे ड्रॉप आएगा, तो इसको मैं लिखूंगा 3 इंटू I2,
और क्योंकि बेटा करंट के डायरेक्शन से अपोजिट में मेरा सेंस है तो इसको प्लस साइन के साथ लिखेंगे। और आगे बढ़ो, देखो एक ईएमएफ का सोर्स आया, पॉजिटिव प्लेट पहले फेस हुआ है तो इसको लिखेंगे माइनस साइन के साथ 6। उसके बाद आगे बढ़ो, देखो उसी पॉइंट पे वापस आ गए जहाँ से स्टार्ट किए थे, तो इसकी वैल्यू बेटा फाइनली इक्वल टू होगी 0। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। अब देखो बेटा 3 वेरिएबल है कि नहीं, I1 I2 I3, और हमारे पास 3 इक्वेशन भी ऑब्टेन्ड हो गए। इसको बेटा हम कंबाइन करके सॉल्व करेंगे जिस तरीके से मैंने पीछे दिखाया आपको। आपके पास अपनी श्रद्धा है बेटा, किसी भी मेथड से करो इसको सॉल्व। फिलहाल मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। इनको यदि आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट I1 इक्वल्स टू 48/31 एम्पियर, और आपको मिलेगा I2 इक्वल्स टू 18/31 एम्पियर, एंड देन I3 विल बी इक्वल्स टू 66/31 एम्पियर। अब तो बेटा आगे मैथमेटिक्स है, आप इसको कंबाइन करके सॉल्व कर सकते हो। किरचॉफ्स लॉ लगाना आई होप आपको पता चल गया होगा कैसे लगाते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें उसने हमें 2 सेल दे रखा है जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी साथ में दे रखा है। ये इसका 1 ओम है, इसका 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, ये पूरी यूनिट आपकी सेल है। पहली सेल की ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, दूसरी सेल की ईएमएफ 2 वोल्ट का है। ठीक है, इन दोनों सेल ने I1 और I2 करंट निकाला है। ठीक है, ये दोनों आके यहाँ पे ऐड होंगे, ये आपको सवाल में गिवन है। बाकी ये मैंने ऐड करा है इन दोनों को, क्योंकि यहाँ पे आके ऐड होगा, जंक्शन लॉ लगाओ, उसके बाद I1 प्लस I2 यहाँ से आउटपुट में आएगा, तो I1 प्लस I2 निकाल दिया मैंने यहाँ से, और इसको सर्कुलेट करा के यहाँ से I1 प्लस I2 अगेन ये जंक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बेटा इस सेल से I1 करंट निकला था, तो I1 करंट इसको वापस करो, यहाँ से I1 करंट इसमें एंटर करेगा, और क्योंकि इस सेल से I2 करंट निकला था तो यहाँ से एंटर भी I2 करंट करना चाहिए, तो ये आपका I2 करंट इस सेल को वापस कर दिया। तो अगेन ये डिस्ट्रीब्यूट होकर I1 इधर I2 इधर चला जाएगा। ठीक है ना, अब देखो अब उसने हमसे क्या पूछ रखा है, I1 और I2 की वैल्यू पूछ रखी है। तो सिंपली देखो 2 अननोन है, और यहाँ पे आपको 2 मैश दिख रहा होगा, तो दोनों मैश में आप लगा दो। ठीक है, हम लगा देंगे इसमें किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ। ठीक है, तो देखो बेटा सबसे पहले हम मैश चूज कर लेते हो, उसके लिए हमें इसको नेमिंग करनी पड़ेगी। तो मैं नेमिंग कर देता हूँ, ये A B C D E और ये F। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं मैश A B C D E B को देखो आप। ठीक है, B C D E B को, ऊपर वाले को देखो, और इसमें वही सेंस अपना वही पुराना मान लेते हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज सेंस में पोटेंशियल ड्रॉप को ऐड करना स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, तो बी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम अपना। बी पॉइंट से स्टार्ट किया पोटेंशियल ड्रॉप को ऐड करना इस सेंस में। तो सबसे पहले कोई रेजिस्टेंस अभी तक तो आया नहीं, ये रहा पहला रेजिस्टेंस आया। तो यहाँ पे देखो बेटा पहला ड्रॉप लिखेंगे, I1 प्लस I2 करंट पास हो रहा है यहाँ से, तो 5 इंटू I1 प्लस I2 करंट। इसका साइन क्या लिखना है बेटा, करंट की डायरेक्शन में होना। यहाँ से देखो सेम करंट पास हो रहा होगा, तो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो नेगेटिव आएगा। फिर देखो उसके बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं आया अभी तक, ये देखो। उसके बाद आपको एक और रेजिस्टेंस मिला, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसका ड्रॉप जो होगा, I1 करंट पास हो रहा है यहाँ से, तो 1 इंटू I1, बात एक ही है, 1 इंटू I1। ठीक है, ये इसका ड्रॉप आ गया। और साइन क्या लिखोगे बेटा, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में ही हो तो ये भी आएगा माइनस साइन के साथ। एंड देन इसके आगे जाओगे तो आपको सेल फेस होगा, तो ये सेल का आपको EMF लिखना है, क्योंकि पहले नेगेटिव प्लेट आया है तो इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखोगे, प्लस का 1.5, एंड देन आप उसी पॉइंट पे वापस आ गए। ठीक है ना, इन सब का सम क्या होगा बेटा, 0। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं हम। माइनस का 5 I1 माइनस का 5 I2, और ये है माइनस का I1 प्लस 1.5 इक्वल्स टू 0। तो माइनस का 5 और माइनस का ये हो गया माइनस का 6 I1 माइनस का 5 I2 प्लस 1.5 इक्वल्स टू 0। चाहे तो ऐसे रख लो, या अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, -1 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो ये 6 I1 प्लस 5 I2 माइनस 1.5 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। अगर आप पे कभी भी I1 I2 ये सब ब्रैकेट में कुछ बचता है, हमेशा ऐसे इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया करो, और जो सिंप्लीफाइड फॉर्म बने उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है ना, सॉल्व करने में आसानी होती है। अदरवाइज आप क्या करते हो, बहुत सारी इक्वेशंस लिख तो लेते हो, फिर उसके बाद उनको आपस में सॉल्व नहीं कर पाते हो, क्योंकि हर एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं होता है, तो आपको दोबारा से आगे स्पेस लेके उसको सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हर एक को सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले जाके ही फिर इक्वेशन माना करो उसको। ठीक है, अच्छा इस वाले मैच में लगा लिया। अब अगला मैच देखो बेटा, ये तो ये वाला था BCDEB। अब देखो नीचे वाले मैच को देखते हैं, इसमें भी हम अपना सेंस क्लॉकवाइज मान लेते हैं।
ठीक है, इसमें भी हम अपना सेंस क्लॉकवाइज मान लेते हैं। तो यहाँ से देखो ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ए बी ई एफ ए। ओके, अब देखो ए पॉइंट से पोटेंशियल ड्रॉप ऐड करना स्टार्ट करो। यहाँ से फिलहाल कोई रेजिस्टेंस नहीं आया। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें सेल मिला, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिला है, इसका EMF 1.5 है। पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिला तो नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे 1.5 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद आया इंटरनल रेजिस्टेंस, और देखो करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो I1 1 इंटू I1 इज I1, और करंट क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में था तो प्लस में लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ से घूम के आओ, फिर देखो ये पहला रेजिस्टेंस 2 ओम का, और I2 देखो सेम डायरेक्शन में, तो 2 इंटू I2 ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप। और क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में तो इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। एंड देन वी फेस अनदर EMF जिसका नेगेटिव प्लेट पहले आ रहा है, तो इसको लिखेंगे बेटा प्लस साइन के साथ, प्लस का 2 वोल्ट। और फिर देखो अगेन उसी पॉइंट पे वापस आ गए जहाँ से स्टार्ट किया था। तो ऑल दीज पोटेंशियल ड्रॉप्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व कर लो। सॉल्व क्या करना, सिंप्लीफाई करो, I1 माइनस 2I2। ठीक है, I1 माइनस 2I2 बना ये, और यहाँ पे माइनस का 1.5 और 2 इज प्लस का 0.5 इक्वल टू 0। ये बन गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब देखो सिंपल है, 2 अननोन I1 और I2 और 2 इक्वेशन, तो इस दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करो और दोनों से आपको क्या मिल जाएगा, I1 और I2। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ये छोटी क्लास की कैलकुलेशन रिपीट करने में मेरी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, ये आप सॉल्व कर सकते हो। और फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपको बेटा I1 की वैल्यू 1/34 एम्पियर मिलेगी, और आपको बेटा I2 की वैल्यू 9/34 एम्पियर मिलेगा। ठीक है, तो ये बनेगी आपकी I1 और I2 की वैल्यू। कोशिश करो जनरली अगर आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है तो फ्रैक्शन में रखे रहने दो। ठीक है, या डेसिमल में सॉल्व कर सकते हो कर सकते हो, अदरवाइज पहला अगर डेसिमल में निकाल लिया तो उसको पुट करने के बाद फिर वही पूरा डेसिमल में कैलकुलेशन बनता है, तो आप चाहो तो फ्रैक्शन में भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये मिला आपको I1 और I2 की वैल्यू। सिंपल है, दोनों ऊपर और नीचे दोनों मैश में मैंने क्या करा, किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करा। लूप का साइंस एज यूजुअल क्लॉकवाइज माना मैंने, आप कुछ भी मान सकते हो, क्लॉकवाइज माना और पोटेंशियल ड्रॉप ऐड करना स्टार्ट करा मैंने। ठीक है, वहाँ तक आ गए। तो फाइनली सेकंड लॉ यहाँ पे लगाया, थोड़ा इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया जहाँ तक कर सकते थे, फर्स्ट मान लिया, ऐसे दूसरे मैश में लगाया, इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, सेकंड मान लिया, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, I1 और I2 की वैल्यू मिल गई। आई होप इतनी बात समझ में आती होगी। अब हम बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, आप जरा गौर से देखना इसमें। देखो इसमें पूछा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड D। पहले मैं आपको मार्क कर दूं बेटा, ये पॉइंट्स यहाँ से, ये पॉइंट एक्चुअली A, ये पॉइंट है B आपका, ये C है और ये पॉइंट D है। तो आपको क्या पूछा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है A और D के बीच में, ये रहा A और ये रहा D, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सबसे पहले तो। ठीक है, उसको तो हम निकाल लेंगे। और फिर वैल्यू ऑफ करंट I3 पूछा है। ठीक है, I3 भी किसी लूप में किरचॉफ्स लॉ लगा के हम निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे इस सवाल में खास बात यह है कि यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है उसकी EMF को E बताया हुआ है, इन्होंने उस EMF की वैल्यू नहीं दी हुई है, ये है इस सवाल में ट्विस्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, देखो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, फर्स्ट पार्ट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को बोला है ना, वो तो आराम से निकाला जा सकता है, पहले आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। देखो शुरुआत यहाँ से करते हैं, यहाँ पे देखो 2 ओम और 2 ओम के दो रेजिस्टेंस सीरीज में है कि नहीं, ये बन जाएगा 4 ओम। ठीक है बेटा, 4 ओम का हो गया डायरेक्ट ऐड होके, और बेटा ये 4 ओम अब इस वाले 2 ओम के साथ किस में आ गया बेटा, पैरेलल में आ गया। तो बी और डी के बीच पे रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बी और डी के बीच में आएगा वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 4 ओम एंड 2 ओम। तो कैसे आ जाएगा, 4 इंटू 2 प्रोडक्ट अपॉन सम 4 + 2, ये आपका हो गया 4 × 2 = 8 और 4 + 2 6 हो गया, तो ये 4/3 ओम आ गया, ये बी डी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, 4/3। अब देखो बेटा ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना है इतना, इन दोनों को गायब सोचो, क्योंकि इन दोनों को मैंने इसके साथ जोड़ के पूरा एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तैयार कर लिया है। अब ये रेजिस्टेंस देखो, आप गौर करो, ये रेजिस्टेंस आगे जाके इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में आ रहा है। ठीक है ना बेटा, तो 2 ओम और 2 ओम, सॉरी 2 ओम नहीं, यहाँ पे तो पूरा इक्विवेलेंट आपका 4/3 बना है, तो ये चीज़ इसके साथ सीरीज में ऐड होगा, तो रेजिस्टेंस बिटवीन दिस A B D बोल लेता हूँ, रेजिस्टेंस बिटवीन A B D,
ए बी डी आर्म के बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक इस रास्ते से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, इन दोनों को इसके साथ कंबाइन करके फ्यूज करके ये मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकाल लिया बेटा, ये वाला है ना, देखो ये पूरा निकल चुका है। तो ये वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल चुका है, तो इसको आप एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। इधर बस एक ही रेजिस्टेंस इमेजिन करो इन तीनों के कॉम्बिनेशन के बराबर, और वो अकेला एक रेजिस्टेंस यहाँ से देखो इसके साथ सीरीज में आ रहा है, तो इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करना है, तो इनका इक्विवेलेंट था 4/3 और प्लस यहाँ से ये 2 ओम ऐड होगा, 2 ओम ऐड हुआ, ये बना आपका 3 2 जा 6 10/3 ओम। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरे ऊपर के मैंने सारे रेजिस्टेंस लिपटा दिए जो कि है 10/3। अब ये 10/3 ओम का जो ऊपर का रेजिस्टेंस का नेटवर्क है वो इस 2 ओम के साथ बेटा किस में आ रहा है, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए फाइनली आर बिटवीन ए एंड डी आप दोबारा निकालो, क्या निकालोगे, प्रोडक्ट अपॉन सम होता है, तो ये 2 ओम इंटू 10/3 और डिवाइडेड बाई दिस 2 ओम प्लस 10/3। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन सम। अब देखो यहाँ पे ये बन गया आपका 20/3, ऊपर 20/3 और नीचे एलसीएम लेने के बाद 3 2 जा 6 16/3। ठीक है ना, 3 से 3 कटा तो 20/16 जो कि है 10/8 और उसको आप 5/4 भी लिख सकते हो। तो 5/4 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना बिटवीन पॉइंट्स ए एंड डी। सबसे पहला तो उसने हमसे ये सवाल पूछ रखा था। इतनी बात क्लियर होती है, एक बार देख लो सवाल को गौर से। अब देखो उसने जो हमसे नेक्स्ट पार्ट I3 पूछ रखा है, I3 तो मैं निकाल लूंगा कहीं से भी। देखो सिंपल सी बात है, I3 जो है अगर आप निकालने जाओगे इस मैश में तो यहाँ पे I3 I1 I2 तीन अननोन फंसेंगे कि नहीं बेटा, I3 I1 I2 यहाँ से आप निकालोगे इस वाले में लगा के, तो I3 एंड I1, यहाँ पे भी I3 है बट I3 एंड I1 ये दोनों फंस रहे कि नहीं, तो एक में सिंपली लगा के तो आप निकाल नहीं सकते हो। यहाँ पे लगाओगे I3 एंड I1 निकलेगा, दूसरी जगह लगाने जाओगे यहाँ पे I3 एंड I1 तो छोड़ दो, यहाँ पे I2 भी साथ में आ रहा है। तो कुल मिला के 3 वेरिएबल के चक्कर में आप फंस रहे हो, है ना। तो 3 वेरिएबल है तो बेटा 3 अननोन होने पड़ेंगे कि नहीं, सॉरी 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन होने पड़ेंगे कि नहीं। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा इस वाले मैश से, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा इस वाले मैश से। तीसरा बेटा आपको यहाँ पे कोई ना कोई मैश की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि आप तीसरा भी यहाँ पे लगा दोगे ना, आपको ये अननोन पता ही नहीं है, इस लाइन के अलोंग किसी की भी वैल्यू आपको नहीं पता है ना, आप फंस जाओगे इसके बाद आगे दोबारा। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले इस ईएमएफ की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो बेटा मुझे इस सर्किट का पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है कि नहीं, यानी कि मैं ऊपर का नेटवर्क हटा के वहाँ पे बस एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ और उसको मैंने इस वाले ईएमएफ से कनेक्ट कर रखा है जिसकी वैल्यू ई है। हाँ लेकिन इस बारे में ज़रूर मेरे पे इन्फॉर्मेशन है कि ये I इक्वल्स टू 2 एम्पियर का करंट भेज रहा है। ठीक है ना, कितने रेजिस्टेंस को, इस पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 5/4 ओम, तो ये 5/4 ओम के रेजिस्टेंस को 2 एम्पियर का करंट भेज रहा है। और इसका बेटा नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, अगर इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है इंटरनल इस सेल का तो वो ऊपर मेंशन करता, ये अलग से यहाँ पे लिख के देता। ठीक है ना, तो इसका फिलहाल कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब जितना भी इसका ईएमएफ है वो सारा का सारा इस रेजिस्टेंस को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है ना, कोई ड्रॉप नहीं आएगा। तो एनीवेज, तो बेटा एक काम करते हैं, यहाँ पे सिंपल देखो आप V इक्वल्स टू आई आर होता है कि नहीं, मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो दिस I इंटू आर करके मिल जाएगा कि नहीं, और वही पोटेंशियल ड्रॉप इस ईएमएफ के बराबर होगा। तो यहाँ पे यदि आप गौर करो ईएमएफ और कुछ नहीं है, दिस I 2 इंटू आर करके मिल जाएगा आपको 5/4, ये हो गया 2 और ये बन गया आपका 2.5 वोल्ट। तो मुझे मिल गया इस ईएमएफ की वैल्यू 2.5 वोल्ट। देखो यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू पता कर ली कि नहीं, तो इसको यहाँ पे पुट कर देते 2.5 वोल्ट। अब देखो अब हमारे लिए I3 की वैल्यू निकालना काफ़ी आसान हो गया। ठीक, तो अब देखो बेटा अब मेरे लिए यहाँ पे नीचे इस वाले लूप में लगाना काफ़ी आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक ही रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस और एक ईएमएफ का सोर्स है, तो एक तो मैं इस वाले लूप को कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, जिसको मैं बोलूँगा ABCD लिख चुका हूँ, इसको EF बोल देता हूँ। तो एक तो लोअर वाला जो रेक्टेंगुलर लूप है ADEF, एक इस वाले लूप में लगा दूंगा, बहुत सिंपल है ये वाला, और एक ऊपर किसी एक लूप में लगा दूंगा। ठीक है, आप चाहो तो ये वाला लूप मान सकते हो, इसमें आपकी मर्जी है, आप किसी भी लूप में लगा दो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले किरचॉफ सेकंड लॉ लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं यहाँ से कौन सा लूप देखूंगा, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ नीचे वाले लूप में लगा देता हूँ। ठीक है, ADEF, तो ADEF लूप में देखो बेटा ADEF A, सबसे पहले इस वाले लूप में मैं लगा रहा हूँ। ठीक है,
ADEFA। तो ADEFA में देखो बेटा, सबसे पहले ये वाला रेजिस्टेंस आया I2 इंटू टू, तो 2 इंटू I2, ठीक है, 2 इंटू I2 नेगेटिव साइन के साथ क्योंकि करंट के डायरेक्शन में चल रहे, तो ये आ गया आपका 2 इंटू I2। एंड देन देखो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, डायरेक्ट बैटरी आया, नेगेटिव टर्मिनल पहले आया तो उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे 2.5 प्लस का 2.5, और क्योंकि अब और रेजिस्टेंस है नहीं तो इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका I2 देखो डायरेक्ट आ गया, इसीलिए मैंने कहा था कि EMF अगर पहले निकाल लेंगे तो करंट निकालने में बड़ी आसानी होगी। तो I2 आपका डायरेक्ट आ गया, इसको उधर ले जाओ, 2I2 बना और 2.5 डिवाइडेड बाई 2, ये क्लियर हो रहा है। तो ये आपका बन गया 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 हुआ और 1 बचा ना, 2 5 जा 10, 1.25 एम्पियर आ गया आपकी वैल्यू। तो I2 की वैल्यू क्या आ गई, 1.25 एम्पियर। अब देखो बेटा, ये यहाँ से इस वाले मैच से तो I2 की वैल्यू आ गई। तो एक काम करते हैं, मैं वैसे देखो मेरी बात को समझो ज़रा, आप इस वाले लूप में भी लगा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस फ़र्क इतना है यहाँ पे देखो I1 और I3 है, मतलब उसके लिए दोबारा एक और पे लगाना पड़ेगा, जिससे I1 यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे I1 और I3 एक्स्ट्रा है, आपको केवल I2 मिला है, इस पे लगाओगे तो I1 के साथ I3 भी फंसेगा, I1 के लिए दोबारा लगाना, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो दो अननोन, दो इक्वेशन फिर से होना चाहिए। तो आप कुल मिला के काम करो, मुझे दिख गया कि इस वाले मैश में I2 तो ऑलरेडी नोन है, I1 और I3 बस यही दोनों है ना, तो यहाँ पे लगा देता हूँ इस वाले मैश में, चाहो तो ऊपर भी लगा सकते हो, किसी से कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें थोड़ा ज़्यादा ईजी पड़े वो आपके साथ है। आप जैसे जैसे सवाल को सॉल्व करोगे एक्सपीरियंस के साथ आपको आ जाएगा, देखना कि किस में ज़्यादा ईजी पड़ेगा, अदरवाइज दोनों से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो मान लो इसमें लगा देता हूँ, देखो ब्लू से कर देता हूँ, इस पर इस वाले पे लगा देता हूँ। तो सबसे पहले ABDA, ठीक है, ABDA, इस वाले मैच में देखो ABDA, तो ABDA वाले मैच में देखोगे, यहाँ से देखो ये 2 इंटू I1 माइनस का, और फिर ये 2 इंटू I3 ये भी माइनस का, तो 2 इंटू I1 माइनस का, 2 इंटू I3 ये भी माइनस का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ गए, ये देखो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो 2 इंटू I2 प्लस का आएगा, प्लस 2 इंटू I2, और आपका मैश खत्म हो गया, सारे रेजिस्टेंस, इन सब की वैल्यू इक्वल टू क्या आएगी बेटा, 0। I2 देखो अभी आप ऊपर निकाल चुके हो, है ना, I2 अभी आप ऊपर निकाल चुके हो, इसकी वैल्यू 1.25, तो माइनस का 2 इंटू I1 माइनस 2 इंटू I3, और 1.25 को इधर रखो, प्लस 2 इंटू 1.25 इक्वल टू 0। तो 2I1 माइनस का 2I3, और ये कितना बना आपका, 2 5 जा 10, 0 1, और 2 2 जा 4 5, और 2.5 बन गया, मतलब प्लस का 2.5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बना। अब देखो यहाँ पे भी अगेन दो अननोन फंस रहा है, तो आपको एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिससे आप I1 और I3 की वैल्यू सॉल्व कर सको, है ना। लेकिन उसके लिए मैं आपको सबसे बेस्ट आइडिया देता हूँ। देखो बेटा, आप क्या करोगे, आप कहोगे सर कोई बात नहीं, इस वाले लूप में भी आप लगा दो, है ना, क्योंकि यहाँ से I1 और I3 इन सब में एक और इक्वेशन बन जाएगा ना। तो अभी फिलहाल क्योंकि दो अननोन फिर से एक इक्वेशन में अटके, तो दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। पर मैं आपको बोलूँगा कि एक इस वाले को भी ध्यान रखो। देखो ए पॉइंट पे यदि हम किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ लगा दे, क्योंकि हमने सिंपली देखो यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है, आई करंट आ रहा था और यहाँ से हमने I2 और I1 भेज दिया। हमने ऐसा तो किया नहीं कि यहाँ पे I1 भेजा है और यहाँ पे टोटल 2 माइनस I1 यहाँ पे भेज दिया हो। तो अगर ऐसा लिख देते 2 माइनस I1, मतलब मैंने किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा दिया था, अदरवाइज मैंने नहीं लगाया। तो एक बार जंक्शन ए पे किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ लगाओ, ठीक है। देखो, अप्लाइंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इन जंक्शन ए। आप इसको मेंशन कर दिया करो किस जंक्शन पे लगा रहे हो, ठीक है, इन जंक्शन ए। तो ए पॉइंट में देखो इनकमिंग करंट 2 एम्पियर का है और आउटगोइंग I1 प्लस I2 है। तो ये जो दोनों आउटगोइंग करंट है I1 प्लस I2, ये इनकमिंग करंट के बराबर होगा कि नहीं, जो कि 2 एम्पियर है। तो यहाँ से देखो एक बहुत ईजी सा I1 और I2 के बीच में बन गया कि नहीं इक्वेशन। क्या ये बात क्लियर होती है? और देखो I2 आपको पहले से पता है कि नहीं बेटा, देखो I2 1.25 है, तो I1 जो है 1.25, उधर माइनस करो 2 माइनस 1.25, तो ये आ गया 0.75। I1 की वैल्यू सिंपली आ गया 0.75। ये एक और मिल गया I1। अब देखो बेटा, I1 की वैल्यू यदि यहाँ पे पुट करूँ तो I3 मेरे को डायरेक्ट मिल जाएगा, और I3 ही उसने हमसे पूछा था। ये देखो I3, फाइंड द वैल्यू ऑफ I3।
तो I3 की वैल्यू पता करने के लिए I1 को यहाँ पे पुट कर दो सिंपली। नाउ इसको मैं मान लेता हूँ एक इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट का रेफरेंस देके पुटिंग I1 इक्वल्स टू 0.75 इन फर्स्ट, तो पुट कर दो। अब तो मैथमेटिक्स रह गया, 2 इंटू I1 0.75 माइनस 2 इंटू I3 प्लस 2.5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस अननोन को उधर ले जाओ तो प्लस का 2 इंटू I3 उधर जाके बनेगा, और इधर ये बन रहा है 2 इंटू 0.75, ये कितना हुआ बेटा 1.5, ठीक है, माइनस का 1.5। अच्छा उसके बाद देखो, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस का 1.5 बन रहा है और यहाँ पे ये प्लस का 2.5 भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। इस 2I3 को तो हम उठा के उधर लेगा, जिसको मैं इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस का उधर जाके प्लस हो गया। अच्छा I3 इक्वल्स टू क्या बना, ये देखो माइनस का 1.5 2.5 से माइनस का तो 1 आएगा, और I3 की वैल्यू 1/2 आ रही है, जो कि और कुछ नहीं 0.5 के बराबर है, और यही उसने हमसे पूछ रखा था, ठीक है। तो I3 की वैल्यू आपको मिली 0.5 एम्पियर। तो आई होप बेटा आपको ये सवाल भी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। सिंपल सी बात है, ये काफ़ी अच्छा सवाल था। उसने पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा, ठीक है, समझ में भी आता है क्यों पूछा होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के हेल्प से हम आगे ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते थे। तो उसने क्या करा, थोड़ी चालाकी दिखाई, उसने ईएमएफ को भी अननोन रख रखा है, वो आपकी नॉलेज चेक कर रहा था कि ईएमएफ आप खुद से निकाल सकते हो कि नहीं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हमारे पास था तो उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस करा सर्किट को, और फिर करंट उसने दे रखा था 2 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, तो हमने आई आर करके पोटेंशियल ड्रॉप पता कर लिया, जो कि ईएमएफ के बराबर है। इससे हमें ईएमएफ की वैल्यू पता चल गई। इसको पुट किया और फिर हमने क्या करा, एक बार इस वाले रेक्टेंगुलर लूप में इक्वेशन लगाया किरचॉफ्स का, ठीक है, और किरचॉफ्स का सेकंड लॉ लगा के यहाँ पे डायरेक्ट I2 की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है, डायरेक्ट हमें I2 की वैल्यू मिल गई थी, ठीक है, I2 की वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक है। उसके बाद मुझे लगा कि मैं यहाँ पे मेरे को एक करंट की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो मैं इस वाले मैश पे लगा देता हूँ किरचॉफ सेकंड लॉ लगाया, तो मुझे दिखा कि मैं दोबारा फंस गया। यहाँ पे I1 और I3 दोनों अटक गए। I2 भी था बेटा, I1 I3 I2 भी था, I2 तो पता है ना मुझे ऑलरेडी, उसकी वैल्यू रखने के बाद स्टिल मैं फंसा हुआ था I1 और I3 के बीच में, तो मुझे नीड हुआ एक और मैश में उसको लगाने की, ठीक है ना। तो मैं इस मैश को भी लगाने जा रहा था, लेकिन उससे पहले मुझे पता है कि मैंने किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं करा है इस जंक्शन में, तो ये ज़्यादा सिंपल पड़ता है। तो मैंने जंक्शन ए पे किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ लगाया, इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग, तो आउटगोइंग नेट करंट इक्वल्स टू इनकमिंग करंट के बराबर रखा। यहाँ से I1 की वैल्यू, क्योंकि I2 पता था मुझे पहले से, I1 की वैल्यू मेरे को मिल गई। अब I1 की वैल्यू मैंने फाइनली यहाँ पे पुट किया, और देन आई गॉट द वैल्यू ऑफ I3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ लगाना या सेकेंड लॉ लगाना, बस यही तक फिजिक्स है। बाकी आपको कौन सी वैल्यू दी हुई है और अगली वैल्यू के लिए क्या करना है, किसका सब्सटीट्यूशन लगाना है, ये सारी तो मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी। आई होप बेटा ये सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखो बेटा, हमारे पास ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो जरा इसको, देखो हमारे पास इस बार 3 मैश बन रहे हैं, ठीक है ना। उसने पहले से हमें I1 I2 और I3 करंट मान के दिया है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। यहाँ पे फिलहाल ये जितने भी आपको दिख रहे हैं सेल ईएमएफ के सोर्स, इन सब का ईएमएफ 3 वोल्ट का है, देखो ऊपर वाले भी तीनों का और नीचे वाले तीनों का, ठीक है ना। तो आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I3। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, लिख देता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I3, ठीक है, तीनों की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहली बात वही, हम तीनों में क्या लगा देंगे, मैश लॉ। तो एक तो इस वाले में देखो, एक इसमें एक इसमें, तीनों में मैंने सेंस अपना वही मान लिया क्लॉकवाइज एज यूजुअल, ठीक है। पहले मैं ये वाला देख लेता हूँ, मैश ABCHA, ठीक है, ABCHA। इस वाले मैश में देखो ए से स्टार्ट किया, कोई रेजिस्टेंस नहीं आया फिलहाल, डायरेक्ट सेल मिला, प्लस पॉइंट पहले है तो इसको लिखूंगा माइनस का 3 वोल्ट। फिर उसके बाद देखो एक रेजिस्टेंस मिला I/R। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा मैं लिखना भूल गया, आपको दिया हुआ है 10 ओम ईच, इसका भी 10 ओम, इसका भी 10 ओम और इसका भी 10 ओम, ठीक है ना। तो I/R का प्रोडक्ट पोटेंशियल ड्रॉप लिखो, और क्योंकि करंट के डायरेक्शन में है तो माइनस का 10 × I1, ठीक है। उसके बाद देखो दोबारा ये वाला सेल, इसका क्या है, नेगेटिव टर्मिनल पहले फेस हुआ है, तो इसका लिखो प्लस का 3, ठीक है ना। और उसके बाद देखो ए पॉइंट पे वापस आ गए, तो एज अ रिजल्ट इसको हम लिखेंगे इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हो 3 से 3 कट गया, और माइनस का 10 I1 इक्वल्स टू 0, मतलब I1 बराबर 0।
तो यहाँ से हमें I1 करंट 0 मिला, ठीक है, 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखो 0 एक्चुअली I1 एक्चुअली है ना, देखो ऐसा नहीं है कि इस सेल ने I1 करंट ने, इस सेल ने भी 0 निकाला, इसने भी 0 निकाला, दोनों ने अपने अपने करंट जरूर निकाले होंगे, बट नेट करंट इस सर्किट में 0 बन रहा है, ठीक है ना, जिसको हमने इस वाले जो मैश है इसमें I1 तो दिखाया पास होते हुए, देखो इस वाले आर्म में से I1 करंट पास हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें से कोई करंट पास नहीं हो रहा, नहीं, ये सेल भी अपना कुछ ना कुछ करंट चला रहा होगा, ये सेल भी कुछ ना कुछ करंट चला रहा होगा, बट हाँ नेट करंट इसमें से क्या होगा, 0। I1 इस वाले आर्म में नेट करंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो एक दूसरा मैश पकड़ो आप, HCDG, HCDGH, ये वाला मैश पकड़ो, इसमें लगाओ बेटा, देखो H से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि करंट के अपोजिट है तो प्लस का 10 इंटू I1, उसके बाद देखो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आया तो माइनस का 3 वोल्ट, उसके बाद देखो फिर से एक और रेजिस्टेंस, ये क्योंकि करंट के डायरेक्शन में है तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे 10 इंटू I2, और उसके बाद देखो यहाँ पे सेल का नेगेटिव टर्मिनल है तो प्लस साइन के साथ लिखेंगे +3, और उसके बाद H पॉइंट पे वापस आ गए इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा 3 और ये +3 और -3 कट गए कि नहीं, ठीक है, तो ये बना 10I1 माइनस 10I2 इक्वल टू 0। ऊपर देखो बेटा I1 की वैल्यू हमें पता वो 0 है, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया, तो फाइनली आप पे 10I2 इक्वल टू 0 बचा, और I2 की वैल्यू भी क्या आ गई आपको 0, ठीक है, कोई बात नहीं। अब तीसरे वाले मैश में निकाल के देख लेते हैं I3 के लिए, ठीक है। इस वाले मैश में बेटा सिमिलरली आपका I3 भी 0 आएगा, मैं आपको बता दूं। रीज़न क्या है, रीज़न ये है, अगर इस मैश पे देखोगे आप तो यहाँ पे देखो 2 EMF के सोर्स है और दोनों 3-3 वोल्ट के ही है, और दोनों देखो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, दे आर नॉट सपोर्टिंग ईच अदर। सपोर्ट कर रहे होते तो ये भी अपना करंट चलाता, ये भी अपना करंट चलाता, और सपोर्ट होते हुए दोनों डायरेक्शन में करंट आराम से फ्लो करता। बट देखो ये चाहेगा करंट इधर चलाए, ये चाहेगा करंट इधर चलाए, दोनों में से किसकी चलेगी, किसी की नहीं, क्योंकि दोनों बराबर वोल्ट के हैं। तो एज अ रिजल्ट इस वाले मैश में नेट करंट 0 है। सेम स्टोरी देखो यहाँ पे भी रिपीट हो रही है। इस मैश को देखोगे तो यहाँ पे केवल 2 ही EMF के सोर्स मिलेंगे, जो कि अगेन ईच इक्वल है और दोनों अपोजिट सेंस में लगे हुए हैं ना, ये चाहेगा इधर चलाए, ये चाहे इधर चलाए, क्योंकि दोनों बराबर है तो नेट करंट 0 आएगा। सिमिलर इस केस में भी है, देखो 3 वोल्ट, ये भी 3 वोल्ट का है, अपोजिट सेंस में लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपका करंट क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो आप ये चाहो तो खुद लगा के देख सकते हो। सिमिलरली I3 भी आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप खुद किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करके देख सकते हो, I3 यहाँ से भी 0 आएगा। तो फाइनली यहाँ पे तीनों I1, I2 एंड I3 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। और आई होप आप रीज़न समझ गए होंगे, क्योंकि नेट EMF जो है पूरे मैश का वो क्या है, 0। जब EMF का कोई सोर्स ही नहीं बचा टोटल में, तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा, है ना। तो ये था, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आई होप बेटा आपको किरचॉफ सेकंड लॉ या कह लो फर्स्ट लॉ, ये सब मैश वगैरह में आराम से अप्लाई करना आ गया होगा, ठीक है। हम रखते हैं आज यहाँ तक। टिल देन टेक केयर।